हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीकॉम वाले बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम है लॉ एंड डेवलपमेंट का। उसकी यूनिट 3 है। आज हम उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। यूनिट 1 यूनिट 2 क्वेश्चन हम देख चुके हैं ऑलरेडी, तो उसके जो लिंक है वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं मैंने। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो मैं एग्ज़ाम के रेलिवेंट से होते हुए उसको यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, बाज़ारों के संचालन और प्रबंधन में कानूनी अनुबंधों के महत्व का आकलन करें। मीन्स का जो बाजार में से चलते हैं ना, उस एक तरह से कैसे गवर्न करते हैं, तो उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके इंपॉर्टेंस को हमें बताना है हमें। और अनुबंध के लेन देन की लागत कम करने, अनिश्चितता कम करने और बाजार पे विभिन्न पक्षों के बीच सहयोग प्राप्त करने में कैसे मदद करता है। मेन से तरह से जो लेन देन होता है ना, ट्रांजेक्शन होती हैं, उसमें कैसे एक तरह से अनिश्चितता कम कर सकते हैं इसके द्वारा हम। ठीक है, साथ में बाजार के जो पक्ष हैं उनके बीच में, जैसे कि दो पक्ष हैं ए बी, इन दोनों के बीच में कैसे हम सहयोग बना सकते हैं, इसमें कैसे हेल्पफुल रहता है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में इसका ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। कानूनी अनुबंध जो है ये मतलब कि लॉ एग्रीमेंट्स होते हैं, एक तरह से लॉ कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही है। बाज़ारों में संचालन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीन्स कि जिससे कि बाजार चल सकते हैं, बेहतर भूमिका निभाते हैं उनमें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वे लेन देन मीन्स के ट्रांजेक्शन को सुव्यवस्थित करते हैं, एक अच्छे फॉर्मेट के वे में, मतलब कि उनको सुव्यवस्थित करते हैं। वे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, जो रिस्क होता है, जोखिम, उसको कम करते हैं। ये मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट्स ये काफ़ी एक ना हेल्पफुल एटमॉस्फेयर मतलब बनाते हैं, जिससे कि दो पक्षों के बीच में सहयोग बना रहे, ट्रस्ट बना रहे और जोखिम कम हो, और ट्रांजेक्शन ना काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। अब पार्टी ए है और एक पार्टी ये है, इन दोनों के बीच में अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तभी इन दोनों के बीच में एक सहयोग बना रहेगा, इन दोनों के बीच विश्वास रहेगा कि हाँ हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो आगे चल के हमें कुछ जोखिम का सामना मतलब उठाना पड़ेगा, ये भविष्य में जो होने वाली चुनौतियाँ हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की, मीन्स इसका महत्व क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिखा रखा था क्वेश्चन के अंदर कि लेन देन की लागत कम करता है ये। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो क्लियर करते हैं कि रूल्स और रेगुलेशंस, एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि हमने ए और बी पार्टीज़ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसमें जितने भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो लिखे होते हैं, जिससे कि एकदम सब क्लियर होता है कि हाँ भाई आज से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, अब 1 महीने बाद या 1 साल बाद ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में जिस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि आशंका कम होती है, समय की बचत भी होती है। अब पार्टी ए और पार्टी बी, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में क्या होता है कि इससे रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं इनके, और अब इन्हें बात नहीं करनी पड़ेगी, बार बार मिलना नहीं पड़ेगा, जिससे कि इनके समय की बचत होगी और रिसोर्सेज की मतलब बचत होगी। तो एक तरह से संसाधन की बचत कम करता है ये। और जो एक तरह से मान सकते हैं हम कि ना, जो अगर हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो हम आपस में आशंका नहीं बचेगी, किसी चीज़ की कोई शंका नहीं रहेगी, मतलब मन में कोई वो नहीं रहेगा द्वेष भाव कि हाँ अब बात करनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लेते हैं, आपूर्ति अनुबंध, मीन्स के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना प्राइस, मात्रा, डिलीवरी की शर्तें तय होने से पहले पार्टी को ना अनावश्यक मूल भाव की आवश्यकता नहीं होती। मीन्स के हम कुछ मतलब कि सामान वगैरह ऑर्डर करते हैं किसी कंपनी से या किसी से मतलब वो सामान लेते हैं, तो उसमें सब कुछ लिखा होता है ऑलरेडी कि प्राइस क्या होगा, मात्रा क्या होगी, और जो डिलीवरी होगी उसकी शर्तें क्या होंगी, मीन्स रूल्स क्या होंगे, ये सब पार्टी के बीच में आपस में डिस्कस हो रखा होता है ऑलरेडी। जिससे कि जो अनावश्यक मूल भाव होता है, जैसे कि हम नेगोशिएट करते हैं कि हाँ आप इतना लगा लीजिए, इस प्राइस बेस पर दे दीजिए, ये इतना कर लीजिए, तो वो सब नहीं होता। जिससे कि रिसोर्सेज की बचत होती है और एक तरह से समय की बचत होती है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे बीच में। इसके सिंपल से एग्जांपल बनते हैं अपना अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो। हम इनसे कोई कॉन्टैक्ट तो करते नहीं हैं, बट इनसे कॉन्टैक्ट जैसे ही हमारा मतलब वो होता है, लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन्स होती है कि हम कोई सामान मंगाते हैं, अब उस पर शर्तें लिखी होती हैं, कितने का प्राइस होगा उसका, कितने टाइम में आएगा और डिलीवरी की शर्तें होंगी। उसके बाद उसके बेस पे हम उनके बीच में हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे कि हम ई स्लिप कहते हैं, वो हमें मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट की, मतलब सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, अनिश्चितता कम करना। मीन्स की जो अनसर्टेनिटी होती है ना, ये उसको कम करता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि अब इसको समझते हुए क्या होता है इसका मतलब, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है ना, मतलब कि फ्यूचर गोल्स, जो भविष्य में होने वाली बातें हैं,
उनको स्पष्ट करता है कि हाँ भविष्य में जितनी भी अनिश्चितता होने वाली है कि भविष्य में ये हो सकता है, उसको कम कर सकता है, मतलब कम करता है। वह दायित्वों को भी मार्केट में अनिश्चितता कम करती है, मतलब कि दायित्वों से भी जो मार्केट की अनिश्चितता है ना वो कम होती है कि आगे जाके ऐसा नहीं हो सकता, आगे जाके ऐसा नहीं होगा। अब आज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है पार्टी बी और पार्टी सी के बीच में। अब ये अगर कल को एक तरह से उन्होंने प्रॉपर्टी को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी है, हम दोनों खरीद लेते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अब आगे जाके जो भी मतलब इसका फ़ायदा या लॉस होगा वो हम दोनों आपस में इक्वली शेयर कर लेंगे। तो अब इन दोनों के बीच में कल आपको कोई ये नहीं बोल सकता ना कि मैंने 60% दिए हैं या मैंने 40% दिए हैं तो फ़ायदा इक्वल नहीं होगा। ये फ़ायदा हमारा इक्वल ही होगा, चाहे कोई कितना भी दे दे, चाहे प्रॉपर्टी का रेट गिरे, मतलब कि बढ़े चाहे गिरे, ठीक है। ऐसे ही अपना ये होता है रेंट एग्रीमेंट। एग्जांपल के रेंट कॉन्ट्रैक्ट में तय होता है कि समय दोनों पक्षों के अनिश्चितता कम होती है कि आगे जाके कुछ भी हो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिससे कि हमें कोई मतलब कि इशूज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं इसमें सहयोग प्राप्त करना। इसका थर्ड जो पॉइंट कहता है, एक तरह से ना सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो सपोर्ट के बेस पे ही बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड होता है ना ट्रस्ट के, मतलब कि पार्टीज़ के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करता है, क्योंकि वे कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं वो अगर कानूनी नहीं करेंगे ना तो एक तरह से दोनों पार्टीज़ के बीच में वो बात नहीं रहेगी कि हाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब वो ठीक है या नहीं है, या दोनों पार्टी के बीच में एक तरह से सपोर्ट नहीं बन पाता किसी चीज़ को लेके। अगर कानूनी रूप से हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमारे अंदर एक ना भाव रहता है कि हाँ कानून हमारा साथ देगा, हमने कानूनी रूप से सारे काम किए हैं, ठीक है। और जो गैर अनुपालन और परिणाम होते हैं वो स्पष्ट होते हैं कि हाँ जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया हमने, उसके अंदर हमने 5 रूल्स बनाए, अब उसमें से 5 में से हमें 3 तो फॉलो करने हैं, 2 अगर फॉलो ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो जो भविष्य के अंदर होने वाले अनुपालन कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो मतलब कि हम पालन नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। एग्जाम्पल के लेते हैं जो फ्रेंचाइजी ओनर होते हैं ना, जो मतलब कि फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये ब्रांड मानक के रूप में बनते हैं। मीन्स के अब एक फ्रेंचाइजी है, अब एक पर्सन आता है उसके पास में, फ्रेंचाइजी के पास में, कि मुझे आपकी फ्रेंचाइजी खरीदनी है, आप मुझे कितने में दोगे, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या होता है कि मतलब सहयोग बन जाता है कि हाँ ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, आगे जाके एक मतलब सहयोग से हम इसको चीज़ को करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अमूल हो गया या फिर चाय सुट्टा बार हो गया, जितने भी मतलब कि नए नए यूनिकॉर्न कंपनीज बन रही हैं, ये छोटे छोटे कंपनियाँ टाई अप करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ताकि उनकी फ्रेंचाइजी ले सकें और एक अपना बिजनेस रन कर सकें, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, मतलब कि काम कैसे कैसे होता है इसके अंदर। तो इसमें संरचना और पारदर्शिता, मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, मतलब विवाद समाधान भी होता है। और जो बाजार में दक्षता है ना, मतलब कुशल पारदर्शिता आती है एक तरह से, वेल फॉर्म में वो जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो भी इसके अंदर आती है, ठीक है। अब कंक्लूजन इसका ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं, बट एक लाइन के अंदर ये है कि शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ जाएगा आपको। जो लॉ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, मतलब कि कानूनी अनुबंध होते हैं, बाज़ार में आधारभूत ढांचा प्रदान करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि जो जितने भी हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं कानून के बेस पे, वो बाज़ार के अंदर एक आधारभूत यानी कि संरचनात्मक ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे कि बाज़ार में होने वाली जितनी भी अनिश्चितता हैं वो नहीं रहती। बाज़ार में जितने भी दो पक्ष होते हैं उन दोनों के बीच में एक सिंपल सा वो बना रहता है, रिश्ता बना रहता है, जैसे कि उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े या उन्हें न्यायपालिका का सहयोग लेना पड़े, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। अपूर्ण अनुबंधों इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित करें और कानून और आर्थिक दोनों ही ढांचों में उनके कारण होने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी मतलब कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, सबसे पहले इसको परिभाषित करना है और कानूनी और आर्थिक जितने भी दोनों स्ट्रक्चर हैं उन दोनों के बीच में होने वाली कठिनाई है उनका हमें विश्लेषण करना है, मतलब उनके बारे में ठीक से बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रो। जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अपूर्ण अनुबंध, वह जो प्रत्येक संभावित भविष्य की स्थिति को ले मतलब स्थिति के लिए दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को पूरी तरह से तय नहीं करते, ठीक है। मीन्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, ये भविष्य में जितनी संभावना होने वाली है ना उनको देखते हुए नहीं बनाते कि भविष्य में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो उन भविष्य की जो होने वाली एक तरह से होती हैं, मतलब हो सकता है कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनते कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। यह मानव बुद्धि की सीमाओं, लिमिट्स और भविष्य की सभी संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाने की असमर्थता के कारण होता है। अब इसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि ऐसे कोई
हाँ, एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तो समझ में आएगी इसका इंटर क्या कह रहा है। ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल के लिए एक बुक राइटर है, वह पब्लिशर के साथ में मतलब कॉन्टेक्ट करता है। एक मतलब बुक राइटर है, इसने बुक लिखी है, और जो मतलब वो पब्लिश करता है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि डिलीवरी डेट और मतलब कि जो फर्स्ट पेमेंट होगी वो कवर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कि जो इसकी डिलीवरी डेट होगी, कब डिलीवरी करनी है और कितनी पेमेंट आएगी, वो सब कवर होती है। बट अगर बुक बेस्ट सेलर या फिर इक्वल प्रॉफिट या मार्केटिंग कैसे करेगी, वो उसमें नहीं लिखा होता, क्योंकि वो किसी के हाथ में थोड़ी ना है कि बुक तो लिख दी, चलो बस पर्सन ने बुक करने लिख दी और पब्लिशर ने उसमें प्रिंट भी कर दी, भाई थोड़ी मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा कि हाँ ये बुक जो है मतलब कि बेस्ट सेलर बुक ही बनेगी, या फिर इसके अंदर जितना प्रॉफिट होगा हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। बुकर था और पब्लिशर था, पब्लिशर ने अपनी इक्वल मतलब कि अपनी पेमेंट मांगी कि हाँ मुझे मेरी पेमेंट मिल जाएगी, तो ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है। या फिर मार्केटिंग करने का जो जितनी भी जिम्मेदारी होगी वो उसकी होगी, पब्लिशर की ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केटर जितनी मार्केटिंग होगी या इक्वल प्रॉफिट होगा या बेस्ट सेलर बुक होगी, वो किसी के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ बुक राइटर के हाथ में है कि उसने क्या कंटेंट लिखा है जिससे कि लोगों को समझ में आ रहा है, लोग पढ़ पा रहे हैं उसको, और वो इतने मतलब कि पुश हो पा रही है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट ऑफ मतलब कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं। एक तो संस्थागत कमजोरी आती है, मतलब कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इनमें वीकनेस होती है। ठीक है। अब ये वीकनेस कैसे होती है, ये इसलिए होती है कि जितने भी अगर दो पार्टियाँ कॉन्टैक्ट करेंगी, आपस में कनेक्ट कर पाएंगी, तो वो क्या होगा कि अब उनके बीच में कॉन्टैक्ट हुआ, अब वो ठीक से एक जो फ्यूचर में होने वाली मतलब की संभावना है उनको ठीक से नहीं डिफाइन कर पा रहा है, तो उन दोनों के बीच में ना एक तरह से कमजोरी आ जाएगी कि हाँ हम ना इनके साथ ना आगे ट्रेड नहीं करेंगे, आगे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और इससे एक आती है आर्थिक अनिश्चितता, मीन्स इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी, कि हाँ हम स्थिर नहीं है, मतलब कि एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर वो ठीक से नहीं हुआ तो वो स्थिर नहीं कहलाएगा, वो अस्थिर कहलाएगा, जिससे कि दोनों के बीच में एक आर्थिक अस्थिरता बन जाती है। कानूनी कार्रवाई का प्रयोग हो सकता है इसके अंदर, मीन्स कि हम यूज़ लीगली एड का वो कर सकते हैं, जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं चला या फिर टूट गया बीच में या अपूर्ण है, तो उसके लिए फिर हम सहारा लेते हैं न्यायपालिका का, जिससे कि हमें समाधान मिलता है इसका। फिर हम क्या करते हैं, हम सीमा पार समझौता भी कर लेते हैं कभी कभी, मीन्स के इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो जाते हैं, जैसे कि दो पार्टीज है, उन दोनों के बीच में एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ पर वो अपूर्ण है, तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते, तो हम ना किसी और अदर कंपनी में जो या फिर किसी भावी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि हमें एक बेटर एटमॉस्फेयर मिले। ठीक है। अब बात करते हैं कानूनी ढांचे में जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं उन पर कैसे इम्पैक्ट करता है ये। सबसे पहले अस्पष्टता और विवाद, मतलब कि अनक्लियर एंड डिस्प्यूट होता है इसके बीच में, जो गलतफहमी और विवाद होते हैं ना, न्यायपालिका की हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ जाती है इसके अंदर, क्योंकि जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसके अंदर एक तो अस्पष्टता रहेगी, मतलब कि उसमें अनक्लियर रहेगा वो, और विवाद के कारण बन सकते हैं उसके दौरान, तो इससे गलतफहमी विवाद उत्पन्न होंगे, जिससे कि जुडिशरी है ना हमारी जुडिशरी, उसका इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ सकती है इसके अंदर। ओके। और न्यायपालिका की व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है, मीन्स की जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता पड़ सकती है इसके अंदर। खाली जगह या कमी को भरने के लिए ऐसी नीतियाँ आए जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो, जिनकी उम्मीद ना हो। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो कंपनीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो उसे ठीक से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम न्यायपालिका के पास जाएंगे, वह करेगी ना ऐसा सोल्यूशन देगी जो कि हर दोनों पर्सन के बीच में अलग अलग हो, में से किसी एक के हित में नहीं होगा, दोनों के अलग अलग हित में होगा। हित में होने की वजह से ना उस मतलब कि जो फैसला होगा उससे दोनों को ही फ़ायदा नहीं होगा, दोनों को ही मतलब तरह से ऐसा हो कि हाँ ये तो गलत था, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ठीक कर लेते तो हमें आज ये नौबत देखनी ना पड़ती, जिसकी वो उम्मीद नहीं कर सकते थे, वो हो सकता है उनके साथ में। ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी फोर्थ पॉइंट की, जिसमें कहता है अपरिवर्तनीय शर्तें, मीन्स की नॉन चेंजेबल जो शर्तें होती हैं ना, वो कि अनक्लियर या अवैध अपरिवर्तित शर्तें हो सकती हैं, मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जैसे कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होगा ना हमारा ऐसी, उसमें तो लिखा होगा कि हाँ भाई अवैध शर्तें हो सकती हैं, क्योंकि उसमें डिफ़ाइन तो कुछ है नहीं, क्लियर नहीं कर रखा कि हाँ ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, उसमें लिखी है ये 5 बातें, अब उसमें से 3 तो क्लियर हैं लेकिन 2 क्लियर नहीं है, अब वो कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से जटिलता फैला सकता है इसके अंदर। फिर बात करते हैं अंतर्निहित शर्तें, मीन्स के इम्प्लिसिट कंडीशन, जटिल जोड़ सकती हैं, पक्षकार का मेल ना हो,
जैसे कि दो मैंने बताया आपको 3 शर्तें मान सकते हैं हम लोग, 2 शर्तें नहीं मान सकते, तो जटिलता बन सकती है दोनों के बीच में, और पक्षकार के साथ मेल नहीं बन सकता। जैसे कि जो पार्टी ए या पार्टी बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे दोनों के बीच में मेल नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कानून ढांचे के अंदर कठिनाइयाँ क्या क्या आ सकती हैं इसके द्वारा। एक तो होल्डअप की समस्या आई इसके अंदर, मीन्स कि इन्वेस्टमेंट में कमी है, भविष्य में शोषित होने का डर रहेगा इन्वेस्टमेंट को। दो पार्टियाँ हैं, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब पार्टी ई ने जो है कॉन्ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट बनाया, तो पार्टी बी जो है ना नेक्स्ट टाइम ट्रस्ट नहीं करेगी उस पर्सन के ऊपर कि हाँ भाई ये पार्टी तो ऐसी है कि इनके पास कॉन्ट्रैक्ट ही मतलब इनकम्प्लीट रहते हैं, तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें या कैसे मतलब कि भविष्य में इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो होल्ड अप कर लेंगे अपने जितने भी आने वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आने वाले उनके इन्वेस्टमेंट होंगे, वो होल्ड अप कर लेते हैं। फिर बात करते हैं लेन देन की लागत, मतलब कि जो पूर्व कॉन्ट्रैक्ट लिखने की उच्च लागत है या अपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट पैदा कर देती है। मतलब कि इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं उनमें कितनी उच्च लागत आई थी, वो एक पूर्व वगैरह बन जाता है तो उसके माइंड में, इन्वेस्टर के माइंड में, जिससे कि वो नहीं कर पाता इन्वेस्ट। भविष्य के विकल्पों पर प्रतिबंध लग जाता है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के जो चॉइस होंगी ना उनको सीमित कर देता है। आपूर्तिकर्ता बदलने से रोकथाम हो सकती है इसके द्वारा, मतलब कि जो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं ना उनकी चॉइस ना ख़त्म हो जाती है, मतलब कि ऐसे सीमित हो जाती है, मतलब कि एक छोटे से दायरे के अंदर ही रह जाती है बन के वो, जिससे कि जो आपूर्तिकर्ता होगा ना उसको बदलने में रोकथाम हो जाती है। एक तरह से जो आने वाले टाइम में जो हमारी आपूर्ति करेगा ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो बंद जाएगा, वो कहीं और आपूर्ति कहीं और से आपूर्ति नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे। ठीक है, असीमित जानकारी होती है इसके अंदर, मतलब कि प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ना उसको प्रभावित करता है ये असीमित जानकारी से, ये बात कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ अनुबंध कानूनों में उपलब्ध क्षति संवितरण और उपायों का विश्लेषण करें। अपेक्षा निर्भरता और प्रतिपूर्ति क्षतिपूर्ति से अधिक आर्थिक दक्षता में किस तरह से वृद्धि होने की संभावना है। मीन्स की जो क्षति लिखा हुआ है ना वर्ड क्षति संवितरण, इसका मतलब होता है इक्वल डैमेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब इसके इंट्रो की बात करते हैं कि इससे क्या है, मतलब विश्लेषण कर सकते हैं निर्भरता और प्रतिपूर्ति में क्या डिफरेंस है, इनके बीच डिफरेंस भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रो क्या कहता है। इंट्रो, सो इसका इंट्रो ये होगा, जो लॉ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लॉ कॉन्ट्रैक्ट में जब एक पक्ष कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता है तो कानून प्रणाली, मतलब कि जो हमारे लॉ है, लॉ संस्था है, उसमें इक्वल डैमेज डिस्ट्रीब्यूशन क्षति संवितरण उपाय प्रदान करती है। जैसे कि दो पार्टीज़ हैं, जैसे देखा है पार्टी ए पार्टी बी, अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट इसने इसका जो पार्टी ए है इसने इसका उल्लंघन कर दिया, बी ने रखा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस में मतलब कि अमाउंट या कुछ भी शर्तें रही होंगी ना उसके बेस पे बी को जो है मुआवजा मिलेगा, ताकि प्रभावित पक्ष को मुआवजा मिल जा सके। इसके 3 उपाय हैं श्रेणी में, अपेक्षा निर्भरता और प्रतिपूर्ति। इन 3 माध्यमों के बेस पे जो है इस मतलब की पार्टी को मुआवजा मिल सकता है। यही कहता है अपना इक्वल डैमेज डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे कि 2 पार्टीज़ के बीच में हुआ, अब एक पर्सन ने जो है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट कर दिया या फिर उसको फेलियर कर दिया या उसको मतलब फॉलो नहीं करा, तो जो पार्टी बी का नुकसान हुआ ना उसको डैमेज का जो मतलब प्रॉफिट मिल सकता है, जैसे इंश्योरेंस की तरह हो गया, इंश्योरेंस मिल जाएगा उसको। अब बात करते हैं अपेक्षित क्षतिपूर्ति की, मीन्स कि अपना जो है एक्सपेक्टेशन जो डैमेज है, एक्सपेक्टेशन डैमेज जो होता है यह उस लाभ की भरपाई करता है जो अनुबंध पूरा होने पर मिलता है। उदाहरण के लिए कॉन्ट्रैक्ट यदि कोई परियोजना पूरी नहीं कर पाता है तो ओनर को खोए हुए लाभ के लिए मुआवजा मिल सकता है। आप इसको सिंपल समझते हैं, उदाहरण क्या कहता है। ठीक है, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कोई घर वगैरह बनाता है, और उसने मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट तो दे रखा है इस ओनर से। अब उसने जो है मकान ठीक से नहीं बनाया, तो जो ओनर है इसको, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि तुम जो है मेरा मकान ठीक से बना के दोगे, पर इसने इसको मकान बना के नहीं दिया। ठीक है, तो यह करेगा कि अपना अपना मुआवजा क्लेम कर सकता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए इस टाइम तक कि मुझे इस टाइम तक मेरा मकान रेडी चाहिए, बट कॉन्ट्रैक्टर ने जो है मकान बना के नहीं दिया, तो मैं अपना जो है मुआवजा क्लेम करूँगा और मुझे इससे अपना मुआवजा चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं निर्भरता क्षतिपूर्ति की, मीन्स का रिलायंस डैमेज होता है, इसका मतलब क्या होता है। एक मिनट, यह वह मतलब कि हर डैमेज होता है, मतलब एक तरह से मुआवजा पिलाएगा ये, जो किसी घायल पक्ष को उन खर्चों या नुकसानों के लिए दिया जाता है जो उसके लिए उठाए गए, क्योंकि उसे विश्वास था कि अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। एक तरह से इसको यह मान सकते हैं कि 2 पक्ष हैं, उसमें से एक घायल पक्ष है और एक पक्ष जो ठीक है एकदम,
तो जो घायल पक्ष ने मतलब मुआवजा दिया है ना कि हाँ भाई मुझे पता था कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो उसके बेस पे मुझे मुआवजा मिल जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद जो मुआवजा मिलता है ना वो होता है इसके अंदर से कि एक पर्सन जो है घर खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भरोसा करता है कि नया घर बनने के लिए उसको धन खर्च उठाता है। जैसे कि 2 पर्सन की हमने बात करी है। अब इसने इससे कहा पर्सन ए और पर्सन ए ने पर्सन बी से कहा कि मैं नया घर मतलब कि नया घर बना रहा हूँ, तो तुम मेरे मतलब कि प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा ना, तुम इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो घर बन जाएगा, तो तुम्हें भी घर मतलब इक्वल शेयर मिल जाएगा, मतलब उसमें से कुछ प्रॉपर्टी राइट्स जो तुम्हारे पास भी होंगे। पर क्या होता है कि नहीं बन पाता घर, तो जो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो वो नहीं हो पाता, तो ये पर्सन क्लेम कर सकता है कि हाँ मुझे भी घर में मतलब कि मुआवजा चाहिए। अब तुमने मुझसे इन्वेस्टमेंट तो ले ली, काम हुआ नहीं, तो मुझे उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब कि मुझे उसके लिए मुआवजा चाहिए होगा उसके लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रतिपूर्ति अल्टरनेटिव डैमेज की। इसका मतलब क्या होता है, इसके ये उल्लंघन करने या पक्ष के उल्लंघन करने वाले पक्ष के लाभ वापस ले लेती है, जैसे कि भुगतान कॉन्ट्रैक्ट की वापसी होती है। मीन्स के जो पक्ष जो है कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता है ना, उससे जो मतलब कि प्रॉफिट हुआ होता है वो वापस ले लेती है और भुगतान जो है वापस कर देती है। ठीक है, मीन्स के पार्टी ए को प्रॉफिट हुआ, पार्टी बी ने इसको मतलब प्रॉफिट नहीं दिया, मतलब कि प्रॉफिट नहीं दिया, तो जो है इससे प्रॉफिट लेके इसको मुआवजे के रूप में वापस कर देगा। ये एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम, एक खरीदार ने वस्तु के लिए भुगतान किया, लेकिन विक्रेता वस्तु वितरित नहीं करता, तो खरीदार को उस भुगतान के लिए वापसी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि एक खरीदार है, मतलब कि जो कंज्यूमर है चीज़ खरीदता है, उसने पेमेंट कर दी है विक्रेता से, मतलब कि सामान बेचता है, लेकिन उसे सामान के मतलब कि सामान वितरित नहीं हुआ है, तो जो खरीदार होगा ना उसको भुगतान वापस मिल जाएगा। जिस मतलब कि एक पर्सन है, हम दुकान पर जाते हैं ऐसे ही, ठीक है, दुकान पर जाएंगे तो हमने पैसे देते हैं कि हाँ मुझे ये सामान चाहिए, आप मुझे सामान दे दो, शॉपकीपर कहता है ठीक है मिल जाएगा, लेकिन शॉपकीपर जब हमारे पैसे वापस नहीं करता तो हम कहते हैं कि आपने हमें सामान तो दिया नहीं, आप हमारे पैसे वापस कर दो। तो ये उसी की तरह है, उसने हमें सामान नहीं दिया तो हमें हमारे पैसा वापस दे देता है। ठीक है, तो ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर बात करते हैं कि आर्थिक दक्षता में वृद्धि कैसे होती है इसके अंतर्गत। ठीक है, जो अपेक्षित होती है ना, ये कुशल उल्लंघन को बढ़ावा देती है। उल्लंघन करना समाज के लिए लाभकारी होता है, जैसे कि विक्रेता तीसरे पक्ष को अधिक मूल्य पर बेचकर बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आर्थिक दक्षता के अंदर ऐसे वृद्धि करता है, और उल्लंघन करेंगे तो समाज में ना एक तरह से लाभकारी होता है, मतलब लाभकारी रहेगा। फिर बात करते हैं निर्भरता क्षतिपूर्ति की। कुछ बाजारों में ऐसे कि अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में आर्थिक कुशलता हो सकती है, लेकिन यह खोए हुए लाभ को ना कवर नहीं कर पाता, क्योंकि जो उसमें खोया हुआ लाभ होगा ना वो कवर अप नहीं हो पाएगा। फिर बात करते हैं प्रतिपूर्ति मुख्य रूप से न्यायसंगत होता है, मतलब कि जिसने सुनिश्चित करता है, लेकिन दक्षता की सीमा प्रभाव कम होता है इसके अंदर। ठीक है, सो ये हमारे जो 3 क्वेश्चन थे एक तरह से देख लिए हमने, आर्थिक दक्षता में वृद्धि कैसे होती है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये रहा, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हम कंप्लीट हो चुका है हमारा। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है हमारा, और थर्ड क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट है हमारा। अब बात कर रहे हैं हम 4th यूनिट की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।